वेलकम टू पलक स्टडी रूम। और इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज और अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सीरीज को स्टार्ट किया गया है। हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम मध्य प्रदेश के गठन को समझेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 4 चरणों में समझा जा सकता है। सबसे पहले स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश यानी बिफोर 1947, 1947 से 1956 तक, 1956 से 2000 तक यानी कि मध्य प्रदेश का गठन और विभाजन के अंतराल में मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजनीतिक स्थिति कैसी रही। इसके बाद विभाजन से लेकर वर्तमान मध्य प्रदेश, जहां हम देखते हैं कि प्रशासनिक आधार पर 10 संभाग हैं, 55 जिले हैं, 230 विधानसभा की सीटें हैं, 29 लोकसभा की सीटें, 11 राज्यसभा की सीटें हैं और भी अन्य। यानी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो मैप बनता है वो किस प्रकार से बना है, कैसे बना मध्य प्रदेश। तो इसमें एक टाइमलाइन हम देखेंगे कि 1740 में मध्य प्रदेश पर मराठों का अधिकार हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व मध्य प्रदेश यानी 1740 से लेकर 1857 तक इस काल में ब्रिटिश शक्ति धीरे धीरे मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करती रही। से कैसे धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1740 के समय पर 1740 के टाइम पर गोंडवाना का जो क्षेत्र था मध्य प्रदेश का, वहां पर मराठों का अधिकार हो जाता है। 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसमें मराठों की हार होती है और अंग्रेजों का अधिकार गोंडवाना, सागर और मध्य नर्मदा के क्षेत्र पर हो जाता है। उसके बाद 1853 के समय लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या जिसे हम कहते हैं हड़प नीति के तहत गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने नागपुर और विदर्भ का जो क्षेत्र था उसको भी अंग्रेजों के अधीन कर लिया। और इसी के बाद कुछ ही समय अंतराल में पता है कि 1857 का होता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और विद्रोह के समय पर जिन जिन संवेदनशील क्षेत्रों पर क्रांति की ज्वाला बहुत अनियंत्रित तरीके से रही, उनको अपने अधीन करने या वहां पर कड़ा प्रशासन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में करने की योजना बनाई। उसके बाद हम देखते हैं कि 1861 से 1865 तक का टाइमलाइन कैसा रहा। तो 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ और इसके क्षेत्र में गोंडवाना, महाकौशल, विदर्भ, नागपुर, सागर और मध्य नर्मदा का क्षेत्र शामिल था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नागपुर को बनाया गया और यहाँ पर ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। इसके पीछे की पृष्ठभूमि यही रही कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद अप्रत्यक्ष के स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से शासन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था। इसके बाद देखते हैं सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी, यहाँ पर आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी। कहीं आपको 1854 और कहीं 1865, इसमें नहीं है लेकिन इसको अपडेट करके 1854 डाल दिया जाएगा। तो इस समय पर इंदौर, ग्वालियर, बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर के सेंट्रल इंडिया एजेंसी का गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंदौर को रखा गया, इंदौर को हेडक्वार्टर बनाया गया था
और यह अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन में था। इसके सोर्स थोड़े डिफरेंट है, लेकिन हम यहाँ पर 1854 ही मानकर चलेंगे, ये पहले बना हुआ था। इसके बाद बरार एवं प्रशासनिक परिवर्तन से शुरू करेंगे तो 1903 से लेकर 1956 तक की कहानी इस प्रकार से होगी। 1903 में जो बरार का क्षेत्र था, 1903 में जो बरार का जो क्षेत्र है वो हैदराबाद के निजाम मीर महबूब अली के अधीन था और अंग्रेजों ने 25 लाख के वार्षिक पट्टे पर इसको लिया हुआ था। बाद में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99। सेंट्रल प्रोविंस को यहाँ पर अब गवर्नरी क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए 1921 में सेंट्रल प्रोविंस को गवर्नरी प्रांत का दर्जा मिला और यहाँ पर अब एक गवर्नर की नियुक्ति की जाने लगी। इसके बाद 24 अक्टूबर 1936 को बरार को औपचारिक रूप से सेंट्रल प्रांत का हिस्सा बना दिया गया और इसका नाम सेंट्रल प्रोविंस और बरार किया गया। अभी भी जो इसका हेडक्वार्टर है वो नागपुर को ही रखा गया है और आपको एक सिंपल लाइन में अगर इसे याद करना है तो ये यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि 1903 में बरार को पट्टे पर लिया, 1919 का अधिनियम आया, 1921 में सीपी बरार को गवर्नरी प्रांत का दर्जा दिया गया और 24 अक्टूबर को 1936 में इसे सेंट्रल प्रोविंस और बरार बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर नागपुर, और यही है पुराना मध्य प्रदेश जो 24 अक्टूबर 1936 के रूप में बना हुआ था। इसके बाद मध्य प्रदेश के गठन की दूसरी चरण में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1956 के समय मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही। तो हम देख सकते हैं इस मैप में मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और सीपी बरार का जो क्षेत्र था इस प्रकार से रहा। देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश के क्षेत्र में टोटल जो थी वो 79 रियासतें थी। हमें पता है कि स्वतंत्रता के बाद संपूर्ण भारत को 4 भागों में बांटा गया था। पार्ट ए में प्रत्यक्ष नियंत्रण की बड़ी प्रांतों को जिसमें सेंट्रल प्रोविंस आता है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, पार्ट बी में अप्रत्यक्ष रियासतों, पार्ट सी में छोटी रियासतों और पार्ट डी में भारत का केवल एकमात्र क्षेत्र अंडमान निकोबार रखा गया था। मध्य प्रदेश का कोई भी हिस्सा पार्ट डी के अंतर्गत नहीं आता था। देख लेते हैं पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस बरार, राजधानी नागपुर, महाकौशल और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र इसमें शामिल था और इसमें 22 जिले और 15 रियासतें शामिल थी। पार्ट बी में देखते हैं तो 25 रियासतें, 16 जिले थे उस समय। मुझे पता है कि इंदौर और ग्वालियर इसकी 2 राजधानियां थी। इंदौर को 6.5 माह के लिए राजधानी बनाया गया। पार्ट सी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी रीवा और उप राजधानी नौगांव को बनाया गया। 38 रियासतें शामिल थी, बुंदेलखंड और बघेलखंड को इसमें मिलाया गया था। भोपाल 1 जून 1949 को भारत में इसका विलय किया गया और इसकी राजधानी भोपाल ही थी। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था वो पार्ट ए, बी और सी में विभाजित था। पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस को रखा गया, पार्ट बी में इंदौर और ग्वालियर को, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश, भोपाल और पार्ट डी केवल विशेष क्षेत्र थे और मध्य प्रदेश में इसका कोई भी क्षेत्र नहीं था। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेंट्रल प्रोविंस और बरार की स्थिति कैसी रही।
तो गठन होता है इसका 1 जनवरी 1948 को इसका गठन हुआ। सेंट्रल प्रोविंस और बरार 1947 में भारत की स्वतंत्रता और 1948 में इसका गठन हो जाता है। पार्ट ए, रीजन कौन सा था? तो हम जैसा कि देख सकते हैं महाकौशल और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र इसमें आता था। राजधानी इसकी नागपुर थी। प्रशासन की बात करें तो प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और गवर्नर ई राघवेंद्र राव प्रथम गवर्नर थे यहाँ के। टोटल 22 जिले और 15 रियासतें इसके अंतर्गत थी। हमें पता है कि इसमें से एकमात्र मकड़ी हरदा की रियासत है जो वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है। शेष जो रियासतें थी वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। तो ये महाकौशल का इस मैप में आप देख सकते हैं कि महाकौशल का क्षेत्र है, महाकौशल का क्षेत्र है और छत्तीसगढ़, और ये इसकी राजधानी नागपुर यहाँ पर उपस्थित थी। सेंट्रल प्रोविंस का नाम बाद में बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया। ये फैक्ट यहाँ पर थोड़ा गलत है बट देखेंगे। देखते हैं पार्ट बी में मध्य भारत था और इसका जो गठन है, इसका गठन 28 मई 1948 को किया गया था। बाईस अप्रैल 1948 को पीटी नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य का उद्घाटन किया था। उसके बाद यहाँ पर नेहरू की उपस्थिति में सभी ने हस्ताक्षर किए और उद्घाटन हुआ। 28 मई 1948 को विधिवत तौर पर इसका जो है वो गठन कर दिया गया। गठन के समय इसके नाम की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर एंड मालवा या मालवा यूनियन इसका नाम रखा गया था। 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर मध्य भारत किया गया है। तो जो वर्तमान इसका नाम है वो 26 जनवरी 1950 के बाद आया है। इसकी राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर 6.5 माह के लिए और शीतकालीन ग्वालियर थी 5.5 माह के लिए। 16 जिले और 25 रियासतें इसका हिस्सा थी। राष्ट्र प्रमुख के रूप में जीवाजीराव सिंधिया को, उपराष्ट्र प्रमुख के रूप में यशवंतराव होलकर को और प्रथम आम चुनाव के बाद 1952 के बाद तखतमल जैन को यहाँ का सीएम नियुक्त किया गया था। यहाँ की प्रमुख जो मेजर प्रिंसली स्टेट थे उसमें से इंदौर, ग्वालियर, सीतामऊ, कठीवाड़ा जो अलीराजपुर में आएगा, सीतामऊ जो है वो मंदसौर में है, पिपलौदा, मोहम्मदगढ़, नरसिंहगढ़, मथावर, गुमिया और जोबट इसके अंदर आने वाली अन्य प्रमुख रियासतें थी। मध्य भारत में बड़ी और महत्वपूर्ण रियासतें शामिल थी। दोनों राजधानियां इंदौर, ग्वालियर जो थी, हमने देखा कि मौसम के आधार पर इन दोनों को बनाया गया था। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति रही। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश था, इसमें हम देखते हैं कि इसका जो गठन है वो 4 अप्रैल 1948 को हुआ। 12 मार्च को बघेलखंड और बुंदेलखंड की रियासतों का एकीकरण कर दिया गया और उसके बाद 4 अप्रैल को एनवी गाडगिल ने विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किया। 1948 के समय ये जो थी पार्ट बी का हिस्सा थी और 1950 में इसे पार्ट सी का हिस्सा बनाया गया। राष्ट्र प्रमुख मार्तंड सिंह को बनाया गया। यादवेंद्र सिंह को पन्ना के जो प्रिंस थे उन्हें उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया। प्रथम मंत्रिमंडल 1949 और जुलाई में 1949 में दोनों का एकीकरण कर दिया गया। पहले बघेलखंड और बुंदेलखंड के अलग अलग जो थे मंत्रिमंडल थे, उसके बाद 1949 में इसका एकीकरण किया गया और इसका प्रथम मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया। आम चुनाव के बाद शंभुनाथ शुक्ल मुख्यमंत्री बने जो कि 1956 मध्य प्रदेश के गठन तक रहे। विधानसभा के अध्यक्ष श्रीनिवास दीवान थे।
श्री श्याम सुंदर श्याम जो थे उपाध्यक्ष थे और लाला राम वाजपेयी को गृह मंत्री बनाया गया था। टोटल 38 रियासतें थी। यदि भोपाल को भी शामिल करें तो पार्ट सी में 39 रियासतें शामिल हो जाती हैं। कुछ प्रमुख रियासतें यहाँ पर थी: समरथ, सरीला, भैंसरा, गरौली, कोठी, बिजावर, पन्ना, रीवा, मैहर, नौगांव। ये छोटी रियासतें इसके अंतर्गत शामिल थीं। भोपाल की स्थिति अगर हम देखें तो एक टेबल बनाई गई है जहां पर आप देख सकते हैं सारी चीजें कि 1947 से 1949 तक भोपाल स्वतंत्र रहा। हमीदुल्ला खां विलय के पक्ष में नहीं थे। इसके बाद प्रजामंडल आंदोलन होता है, शंकर दयाल शर्मा के नेतृत्व में हुआ। भोपाल में जलियांवाला कांड रायसेन जिले के बोराज घाट में हुआ, गांव में हुआ। 30 अप्रैल 1949 को विलय पर हस्ताक्षर होते हैं। 1 जून 1949 को भोपाल का भारत संघ में विलय हुआ। 1949 से 50 तक NB बनर्जी मुख्य आयुक्त रहे। 1950 में भोपाल को पारसी स्टेट का दर्जा मिला। प्रथम आम चुनाव 1952 में शंकरदयाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। सुल्तान मोहम्मद खां विधानसभा के अध्यक्ष बने और लक्ष्मी नारायण को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद ये टेबल है आपके सामने जहां पर देखते हैं कि पार्ट CP बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, इनका गठन क्षेत्र, इनका गठन, इनके प्रशासक, ठीक है, इसके प्रशासक, इनका मंत्रिमंडल, के विधानसभा, की राजधानियां, यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। कितने जिले और रियासतें थे, सारी चीजों का एक टेबल बना दिया गया है जिससे यहाँ आपको याद करने में आसानी होगी। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको PDF वहां पर मिल जाएगी। ये सारी PDF आपको वहां पे अवेलेबल होगी। सो कीप वॉचिंग और जल्द ही हम इसके MCQs लेकर भी आप इसी YouTube चैनल पर हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।